हे गाइस, कैसे हो सब। तो यार, पिछले लेक्चर में हमने एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी देखा था। तो इस लेक्चर में हम एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिकल साइंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेडिकल साइंस होता क्या है। तो मेडिकल साइंस डील्स विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिसीजेस। ये सबको पता होगा, नॉर्मल डेफिनेशन है मेडिकल साइंस की। उसके बाद में, सिंस ह्यूमन हेल्थ इज अंडरस्टूड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायोलॉजी एंड कल्चर, फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आर एसोसिएटेड विद मेडिकल साइंस। अब यहाँ पे देखो, जब हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं या फिर पर्टिकुलरली जब हम हेल्थ की बात करते हैं, तो दो चीजें आती हैं। या तो बायोलॉजी आएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, जो मतलब जैसे हम लोग नीट का एग्जाम देते हैं तो अपन क्या लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी समहाउ रिलेट करती है, क्योंकि बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ। वहीं पे उसके बाद में कल्चर जो है, कल्चर भी एक पार्ट प्ले करता है। देखो कैसे करता है, जैसे मान लो, अब जैसे कहीं पे कल्चर होता है जहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में सैनिटरी पैड्स की जगह क्लॉथ यूज करती हैं। तो वहां पे अगर उनका कल्चर वैसा है तो बेसिकली वहां पे हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसी होंगी। जो फीमेल्स को जो यूरोजेनाइटल ट्रैक की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको ज्यादा होंगी। तो कल्चर पे भी कई कई बार हेल्थ डिपेंड करती है। तो जहाँ पे बायोलॉजी आ रही है वहां पे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी तो आएगी आएगी, जहाँ कल्चर आ रहा है वहां सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आएगी। तो इसीलिए ये एसोसिएटेड है विद मेडिकल साइंस। अब देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यार, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखो, 1942 में एक मेडिकल हिस्टोरियन थे अर्कनेट नाम के। क्या हुआ था ना, उन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिमिटिव मेडिसिन। प्रिमिटिव मेडिसिन में क्या था, गाइडलाइंस टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंडक्टिंग रिसर्च ऑन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडिजिनस सिस्टम क्या होता है ना, जैसे अपने इंडिया में सुना होगा, आयुष कोर्सेज होते हैं, है ना। आयुर्वेद होता है, योगा एंड नेचुरोपैथी होता है, यूनानी होता है, होम्योपैथी होता है, सिद्धा मेडिसिन होता है। तो ये सारे इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आते हैं। तो अकर्कनेट की जो किताब थी प्रिमिटिव मेडिसिन, उसने कई सारी गाइडलाइंस दी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को कि वो किस तरह से रिसर्च कंडक्ट करें इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे। ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आ जाते हैं रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू साइकोसोमेटिक मेडिसिन। ये भी एक बुक का नाम है, किसने लिखी थी 1947 में, हेनरी एंड मार्गरेट मीड ने। ठीक है। तो यहाँ पे तो साफ साफ समझ में आ ही रहा है कि रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू साइकोसोमेटिक मेडिसिन। तो ये रिलेशन समझ रहे हो ना, कैसे कैसे रिलेट कर रही है मेडिकल साइंस, बार बार जाके एंथ्रोपोलॉजी से कैसे रिलेट कर रही है। उसके बाद में एक क्लीमेंट्स था, एक साइंटिस्ट था, ये बेसिकली इंडिजिनस सिस्टम वाला था। क्लीमेंट्स जो था, उसने 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए थे डिसीज कैसे होती है उसके। पहला था सोर्सरी। सोर्सरी का मतलब होता है यूज ऑफ ब्लैक मैजिक। ब्रीच ऑफ टैबू। टैबू देखो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लो, टैबू का मतलब ये होता है ना, जो चीजें पब्लिक में करना अलाउ नहीं होता है, या जिसके बारे में बात करना पब्लिक में उतना हेल्दी नहीं माना जाता है। जैसे आजकल की सोसाइटी में अगर बात करें तो कई सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं, कई सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहां पर मतलब जो फीमेल का मेंस्ट्रुएशन होता है उसके बारे में खुले से बात नहीं होती है। और अगर उसका मतलब अगर बात कर देंगे तो वो बहुत ज्यादा उसको गलत मानते हैं कि ये क्या कर दिया। तो वही होता है ब्रीच ऑफ टैबू। तो पहला तो देखा सॉर्सरी था, मतलब अगर किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया तो क्या होगा, बीमारी लग जाएगी। या फिर ब्रीच ऑफ टैबू हो गया, मतलब कोई ऐसा काम जो पब्लिक में नहीं करना चाहिए था बट कर दिया, तो भी क्या हो जाएगा, डिसीज हो जाएगी। इससे ना वहां उस टाइम की कल्चर की बात पता चल रही है। आज हमें ये बातें थोड़ी सी फालतू लग सकती है कि यार ये कैसी बात है, बट किसी टाइम पे ऐसा होता था, ऐसा माना जाता था। तो ये हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं से डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना। थर्ड देखो, ऑब्जेक्ट इंट्रूजन। इंट्रूजन का मतलब होता है कि डिटेक्ट एरियाज विच कैन नॉट बी कैजुअली एंटर्ड। मतलब जहां जैसे एक लाइन है उसको क्रॉस करना मना है, तो ऑब्जेक्ट इंट्रूजन मतलब कुछ ऐसी चीजें जिनका मिलना सही नहीं है। जैसे बोलते हैं कि कई बार नींबू मिर्च जैसे मिल जाती है तो उसको गलत मानते हैं कि ये कुछ काला जादू टाइप का होगा, तो ये सारा उसी टाइप का रिलेशन में है। स्पिरिट इंट्रूजन मतलब कुछ भूत प्रेत लग गए, आत्मा लग गई, माता आ गई टाइप की कई सारी बात सुनी होंगी, है ना। फिर फिफ्थ है सोल लॉस, के मतलब आत्मा चली गई इस तरह से। तो ये सारे 5 क्लीमेंट्स ने ये 5 कॉन्सेप्ट्स दिए थे डिसीज होने के। तो ये उस टाइम के कल्चर के, उस टाइम के सोसाइटी की थिंकिंग को बताता है, इसीलिए ये एंथ्रोपोलॉजी से, स्पेशली सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेट करता है। समझ रहे हो। उसके बाद में आ जाओ, जो अकर्कनेट की जो प्रिमिटिव मेडिसिन थी उसमें इन्होंने कुछ बातें कही थी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो हम देख लेते हैं।
Primitive medicine is not collection of errors and superstitions, nor is to be explained by simply stating that in the medical field primitives used spells, prayers, bloodletting, human fat, etc. What counts are not the forms but the place medicine occupied in the life of a tribe or people. इसका मतलब क्या हुआ? ये पढ़ने में बहुत बड़ा सेंटेंस है बट इसका मतलब उतना ज्यादा बड़ा है नहीं. मैं सिंपली समझा देती हूँ क्या मतलब है इसका. कि अभी तो हमें क्या लगता है ना, अगर अपन पुरानी चीजें देखें तो जैसे कई सारे बातें हमें लगती है कि होता है कि ये वाली बीमारी हो जाए तो मंत्र पढ़ने से ठीक हो जाती थी, इस तरह की बातें होती है ना. कभी कोई गांव में या फिर कहीं पे कोई बहुत बूढ़े लोग होते हैं तो उनसे सुनना, कभी वो बोलते हैं कि अच्छा गंगा जल छिड़क लो उससे ठीक हो जाएगा, ये वाली प्रार्थना कर लो उससे ठीक हो जाएगा. तो प्रिमिटिव मेडिसिन सिर्फ उसका कलेक्शन नहीं है, एरर्स एंड सुपरस्टिशंस का कलेक्शन नहीं है. ना ही वो ये बताने के लिए है कि पहले स्पेल्स यूज होते थे, प्रेयर्स होती थी, ब्लड लेटिंग करते थे, ह्यूमन फैट यूज होता था डिसीज को ठीक करने के लिए. लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? द प्लेस मेडिसिन ऑक्यूपाइड इन द लाइफ ऑफ अ ट्राइब और पीपल, कि वो मेडिसिन को किस जगह देखते थे, वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. Second point, it has been proved on the basis of anthropological cross-culture case studies that introducing Western techniques in public health necessities, adapting the role of the doctor and other health personnel to fit existing cultural expectations. इसका मतलब क्या है? जैसे ये है ना यार, बहुत प्रैक्टिकल सा सेंटेंस है. मान लो कोई गांव है जो बहुत ज्यादा मतलब एजुकेटेड नहीं है, जो लिटरेट नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा जो ऑर्थोडॉक्स कल्चरल प्रैक्टिसेस थी वो आज भी चल रही हैं, और वहां पे किसी डॉक्टर की पोस्टिंग होती है तो उस डॉक्टर को ना यार वहां के कल्चरल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना एडजस्ट होना पड़ेगा, तभी जाके वो वहां पे काम कर पाएगा. अगर डॉक्टर सीधे से जाके बोलेगा कि नहीं भाई फीवर हो तो पैरासीटामोल खा लो, ये कर लो वो कर लो, तो कोई उसकी बात मानेगा ही नहीं. क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो लोग अपने कल्चर से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं. उनको अगर बुखार आता है तो वो कुछ अजीब अजीब सा कुछ छिड़कते विड़कते होंगे अपने ऊपर, या फिर कोई मंत्र पढ़ते होंगे जिनसे उनको लगता होगा कि इससे ठीक हो जाएगा. तो कोई भी अगर डॉक्टर किसी विलेज में प्लेस हो रहा है जहां पर तो उसको बेसिकली उसके कल्चरल एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना पड़ेगा, तब जाके वो लोग उससे इलाज करवाने आएंगे, वरना वो यकीन ही नहीं करेंगे ये कौन पागल है. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट बात कही थी किसने? कर्कनेट ने. किसमें? अपनी जो किताब थी प्रिमिटिव मेडिसिन उसमें. उसके बाद में आ जाओ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिकल साइंस. तो क्या क्या है अब हम डायरेक्ट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे. ब्लड ग्रुप टाइपिंग और HLA सिस्टम. ठीक है, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी सिर्फ नाम याद कर लो, बहुत डिटेल में आने वाला है सब, बिल्कुल टेंशन मत लेना. ठीक है. डर्मेटोग्लाइफिक स्टडीज, इसका मतलब क्या होता है ना यार, जो स्किन से रिलेटेड होती है. जैसे जो अपन लोग तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो इसे क्यों यूज करते हैं? फॉसिल्स देखने के लिए, कि पहले के लोगों की स्किन पे स्केल्स थे या फिर हेयर्स थे या फिर क्या था, है ना. तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी? डर्मेटोग्लाइफिक्स में. और ये फोरेंसिक मेडिसिन वाले भी यूज करते हैं, तो ये एक रिलेशन हो गया. उसके बाद में आ जाओ कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड एंथ्रोपोमेट्री. जैसे कि कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब है जैसे हमारा जो लिम्ब है वो किससे मैच करता है. मान लो जो है बर्ड से मैच करता है या फिर रेप्टाइल से मैच करता है या फिर किससे मैच करता है, तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी? कंपैरेटिव एनाटॉमी में. एंथ्रोपोमेट्री भी वही है. तो आर्टिफिशियल लिम्ब जो बनाने का आजकल चल रहा है ना, जैसे वो सुना होगा, जैसे जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है. जैसे जो डिसेबल्ड होते हैं, जैसे किसी का पैर नहीं है तो उनको लग जाता है ना, एक आर्टिफिशियल लिम्ब लगा देते हैं उनको. तो वो सब बनाने के लिए ना कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़नी पड़ती है. तो ये सेम चीज हो गई है ना, एंथ्रोपोलॉजी और मेडिकल साइंस इस पॉइंट पे आके मिल रही है, समझ रहे हो, स्पेशली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी. उसके बाद में इन सम कंट्रीज एनाटॉमिकल डिपार्टमेंट्स में एंथ्रोपोलॉजिस्ट रखने बहुत जरूरी है, मतलब कंपलसरी होते हैं. कई सारे कंट्रीज में जो एनाटॉमी के डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी होता है, मतलब कंपलसरी कर देते हैं उस चीज को. उसके बाद में गेरोंटोलॉजी. गेरोंटोलॉजी क्या होता है ना, physical anthropology studies growth and development pattern of human beings. In the process, they also study the pattern of old age, which can help elderly people grapple the problem of aging. तो basically gerontology क्या होता है ना, aging कम करने के लिए जो पढ़ाई होती है उसको gerontology बोलते हैं. तो जो physical anthropology है वो भी ऐसा ही कुछ पढ़ते हैं, studies growth and development pattern पढ़ते हैं वो human beings का, और उस process में वो ऐसे भी pattern पढ़ते हैं old age के जो help कर सकते हैं
एल्डरली पीपल ग्रैपल द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, मतलब अगर कोई बुढ़ा हो रहा है, जैसे मान लो घुटनों में दर्द हो जाता है बुढ़े होने पे, तो ऐसे भी पैटर्न पड़ते हैं ओल्ड एज के, जिससे वो उस बुढ़े जो पैरों में जो दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, उससे वो जो है थोड़ा उसको लेट कर सकते हैं या फिर उससे थोड़ा आराम पा सकते हैं। समझ में आया गेरोंटोलॉजी? मूविंग अहेड, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ डिसीजेस। अच्छा, ये चीज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से कैसे रिलेट करते हैं? अपन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे म्यूटेशन क्या होता है, ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो इससे हमें क्या पता चला ना कि कुछ डिसीजेस होती हैं जो हेरिडिटरी होती हैं। तो मेडिकल साइंस ने वो कॉन्सेप्ट हमसे बोरो किया है। उसे मेडिकल साइंस को कैसे पता चला कि डाउन सिंड्रोम जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है या फिर वो ऑटोसोमल डिसीज है या फिर हेरिडिटरी है, कैसे पता चला? उसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से पता चला। समझ रहे हो? फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक, ये तो बहुत ही ज्यादा करंट अफेयर्स में भी पढ़ते रहते होगे। तो ये यहाँ पे भी फिजिकल एंथ्रो और मेडिकल साइंस का एक हमें बहुत प्यारा सा कॉम्बो टाइप का हमें देखने को मिलता है। अब आ जाओ रिलेशनशिप बिटवीन सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेस। अब सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं कि वो मेडिकल साइंस से किस तरह जुड़ा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिसीजेस एंड वेल बीइंग आर कल्चरली डिटरमाइंड। कैसे कैसे डिसीज जो है वो कल्चर से डिटरमाइन हो रहा है? एक तो मैंने एग्जांपल आपको शुरू में बताया था। दूसरा एग्जांपल एक मैं ये कहूंगी कि जैसे क्या होता है ना, जैसे जो मान लो कोई लेबर क्लास है, उनको थोड़ा बहुत बुखार उखार आ रहा होगा, उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि उनको बुखार आएगा भी। जैसे अभी कोविड के टाइम में ना कई सारी रिसर्चेस हुई हैं कि जो लेबर क्लास है उसको कोविड क्यों नहीं हो रहा है। तो पता चला कि कोविड हो रहा है उनको, बट ना उनको उतने सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब सिम्टम्स आते हैं बट वो उनको उतना रियलाइज नहीं करते हैं। उनको लगता है अरे यार थोड़ा मोड़ा है, कुछ नहीं है। तो जो डिसीज का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी कल्चरली डिटरमाइंड होता है। अगर हम बहुत हाई क्लास है, बहुत नाजों से पले बड़े हैं ना, तो थोड़ी सी खांसी भी हो जाएगी तो हमें लगेगा पता नहीं क्या हो गया। लेकिन जो रोज धूप में काम करते हैं, उनको कुछ भी हो जाए वो ऐसे सोचेंगे अरे कुछ नहीं है, हो जाएंगे ठीक। समझ रहे हो ना? तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज एंड वेलबींग आर कल्चरली डिटरमाइंड। सेकेंड पॉइंट है डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। डायग्नोसिस ऑफ डिसीज में देखो क्या होता है, रूरल बंगाल के एरिया में स्नेक बाइट टेस्ट बाय टेस्टिंग ग्रीन चिलीज। जो वेस्ट बंगाल का एरिया है ना, वहां पे गांव में क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी को सांप काट गया और उसको फिर ना क्या करते हैं, ग्रीन चिली खिलाते हैं, हरी मिर्ची खिलाते हैं। अगर उसको मिर्ची तेज लग रही है तो जो स्नेक था वो पॉइजनस था, ऐसा वो मानते हैं। हालांकि ये कई सारे रिसर्चेस में कई जगहों पर ठीक प्रूफ हुआ है, बट यहाँ से उनका कल्चर पता चल रहा है कि अच्छा ये उनके कल्चर में ऐसा होता होगा। तो डायग्नोसिस ऑफ डिसीज भी जो है ना वो इस तरह से करते हैं, कल्चरली पता चलता है कि वो इस तरह से करते हैं। ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज भी ऐसा ही होता है, जैसे तुलसी एंड हनी फॉर कॉमन कोल्ड, ये तो सबके ही घर में होता होगा। थोड़ी भी जुकाम होती होगी तो तुलसी का काढ़ा बनाते हैं, चाय बनाते हैं या फिर शहद चाट लेते हैं, उससे ठीक हो जाता है ना। फिर इथेनोबॉटनी एंड प्रिमिटिव फार्माकोपिया। इथेनोबॉटनी कहते हैं यार जो जैसे कल्चरली जो बॉटनी होती, इथेनो का इथेनो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए ना वहां पे कल्चर आ जाता है, वहां कल्चर से रिलेटेड बातें होने लग जाती है, यहाँ पे भी इथेनो वर्ड आ जाए, याद रख लेना। तो इथेनोबॉटनी का मतलब जो कल्चरल प्लांट्स हैं, जैसे कि मान लो अश्वगंधा का नाम सुना होगा या फिर गुडुचि आजकल बहुत सुन रहे, गिलोय जो जिसको बोलते हैं ना। तो इथेनोबॉटनी एंड प्रिमिटिव फार्माकोपिया, जैसे खानू ट्राइब है नीलगिरी हिल्स में, वो इसको बहुत ज्यादा फॉलो करती है। ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना किस तरह से मेडिकल साइंस जो है वो सोशियो कल्चरली डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे स्नेक बाइट का टेस्ट कैसे कर रहे हैं, है तो ये एक्चुअली मेडिकल साइंस ही ना, वो पता कर रहे हैं कि वो पॉइजनस था कि नहीं था, बट उनका तरीका थोड़ा अलग है। अच्छा आगे आ जाओ। आगे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। प्रिवेंशन भी अलग अलग तरीकों से होता है। कैसे, सर्टेन बिहेवियरल पैटर्न्स रिगार्डिंग फूड फीडिंग हैबिट्स आर फॉलोड एज हाइजीनिक नोशन इन सिंपल सोसाइटीज। अच्छा अब बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि सूर्य जो अस्त हो जाता है, जब सनसेट हो जाता है उसके बाद में खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह की कुछ फीडिंग हैबिट्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसको लोग सही मानते हैं, अगर ऐसा करोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ऐसी मान्यताएं होती हैं, ऐसा कल्चर होता है। ठीक। प्रिवेंशन बाय कल्चरल प्रैक्टिस, जैसे सहालिया ट्राइब में ना क्या होता है, ये कहाँ रहती है, एमपी छत्तीसगढ़ में रहती है। क्या करते हैं, यूज सर्टेन हर्ब्स एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो वो लोग मतलब आईपिल्स वगैरह ये यूज करने के बजाय कुछ हर्ब्स होते हैं जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह यूज करते हैं। कौन, सहालिया ट्राइब। ठीक है। अब ये तो हमने रिलेशनशिप्स पढ़ लिए कि क्या क्या रिलेशनशिप है। अब डिफरेंसेस भी देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है एंथ्रोपोलॉजी और मेडिकल साइंस में। तो देखो, जो एंथ्रोपोलॉजी है वो फोकस ऑन बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन।
वो दोनों पढ़ रहा है। हम जो एंथ्रोपोलॉजी वाले हैं उनको हर चीज से मतलब है कि कहाँ पे आयुर्वेद कैसा है, कौन सी ट्राइब में किस तरह से, जैसे अभी हमने देखा बंगाल में जो है स्नेक बाइट टेस्ट कैसे होता था, वो सारी चीजें एंथ्रोपोलॉजी में ही पढ़ते हैं। लेकिन जो मेडिकल साइंस होता है ना, उसका मेन फोकस होता है मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे अपने कंट्री में भी देख लो, जो एमबीबीएस की सीट्स है वो बहुत ज्यादा है, बीएमएस की या फिर बीएचएमएस की या फिर बीयूएमएस की इतनी सीट्स नहीं है, समझ रहे हो? सेकंड पॉइंट आ जाओ, मेडिकल साइंस पे देख लेते हैं पहले। सेकंड पॉइंट है स्टडीज डिसीज पैटर्न, मतलब वो सिर्फ डिसीज पैटर्न देखता है। एक वर्ड आ गया एटोमिस्टिक स्टडी। एटोमिस्टिक स्टडी का मतलब यार क्या होता है ना, पार्ट की स्टडी करना। होलिस्टिक का ऑपोजिट है एटोमिस्टिक, मतलब ये केवल एक पार्ट की स्टडी कर रहा है। जैसे कि अभी तक भी जितने भी मैंने सोशियोलॉजी का बताया उसमें भी यही था। सोशियोलॉजी सिर्फ सोशल जो कंटेम्प्रेरी सोशल स्ट्रक्चर है उसको देख रहा है, एंथ्रोपोलॉजी होलिस्टिक है। अगेन इसमें भी मैं वही बात कहूंगी मेडिकल साइंस में, कि मेडिकल साइंस केवल स्टडीज डिसीज पैटर्न, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी फिर से होलिस्टिक है, वो डिसीज पैटर्न भी देखता है, वो साइकोलॉजी का पार्ट भी कवर करता है, वो सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट भी फॉलो करता है। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, होलिस्टिक स्टडी है। मेडिकल साइंस क्या है, एटोमिस्टिक स्टडी है। तो यहाँ पे पता चल गया हमें एंथ्रोपोलॉजी और मेडिकल साइंस में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर हम अर्थ साइंसेस से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।